हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अविंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले क्लास 10th का जो स्पर्श हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उन्हीं के क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो चैप्टर में हमने देखे कि कुछ काव्यांश थे, उनके प्रसंग और व्याख्या हमने देखी, साथ ही साथ कुछ ग्रामर से जुड़े में ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, खासकर दोहो है या सवैया है या फिर काव्यांश है, कविताएं हैं, उनमें अलंकार और विशेषण, इन दोनों बातों का खास करके ध्यान रखा जाए। अब अलंकार को ज्यादा गहराई में ना जाए तो बेहतर है आपके लिए, और जितना आपसे पूछा जाए, इट मीन्स कि आपको सिर्फ जैसे मानव रूप है, अनुप्रास है, रूपक है ना, और उपमा है, ये दो चार चीजें ध्यान में रखनी है आपको। बस पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये अलंकार यूज हुआ है, कारण चाहे जो भी हो। करेक्ट। तो आज हम करने वाले किसके, पर्वत प्रदेश में प्रवास, जो चैप्टर हमने करा था उसके प्रश्न उत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, जो कि हमेशा से होमवर्क के लिए बहुत ज्यादा है पर पढ़ने के लिए थोड़े, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सके। यानी जिसने भी पिछला वीडियो थोड़ा भी ध्यान से नहीं देखा है वो शायद उनमें क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, 1 नंबर प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन जैसे कि परिवर्तन है, पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही भांति क्या करते हैं, भावनाओं से ओत प्रोत अर्थात भरे भरे दिखाई देते हैं। वर्षा आएगी पर्वत में तो क्या होगा, सारा संसार जो है वो हरा भरा होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगेगा। पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। वर्षा होगी तो क्या होगा, तालाब हैं, नदियां हैं, झरने हैं, उनमें पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी तो भरे भरे दिखाई देंगे। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लाड़ियों से प्रतीत होते हैं ना, मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। तो झरने में जब भी पानी गिरता है क्या होती है, सूरज से चमक, या फिर जो उनका झरना है वो पानी गिर रहा है वो मोती जैसे लगातार बह रहे हैं, उनकी लड़ियां लग चुकी हैं, उस प्रकार से दिखाई देते हैं। और बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर जो हैं वो कहीं उड़ गए हो। बादलों के आगे तो अगर सूरज भी आ जाए, सूरज भी बादलों के पीछे आ जाए तो फिर नहीं दिखाई देता। सार में भीनी भीनी सी जो मध्यम मदमस्त सी मुस्कान सी जो छाया है वो क्या हो जाती है चारों तरफ। सपोज करो कहीं जा रहे हो, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, अचानक से देखा कि एक बादल जो है वो सूरज के सामने आके खड़ा हो गया, सूरज क्या होगा, लगभग गायब सा प्रतीत हो जाएगा। पूरे जो वातावरण होगा जहां हम खड़े हैं वहां एक भीनी भीनी सी रोशनी बिखरने लग जाएगी, और साथ में जो छांव होगी वो शीतलता प्रदान करती है। बिल्कुल वैसे ही जब इन पहाड़ों के आगे बादल आ जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मन में कि वो पंख लगाकर जो है वो कहीं उड़ गए। किनकी, पर्वतों की। तथा तालाबों में उठता हुआ कोहरा कुएं की भांति प्रतीत होता है। जब जल गिरेगा है ना, सर्दियों में गर्म होगा, कोहरा बनेगा, ठंड है, सर्दी है, गर्मी हो तो हमेशा रहता है ना? तो क्या होगा, लगभग धुआं जो है वो कोहरे सा प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार, करधनी के आकार के समान यह कटी भाग में पहनी जाती है। कटी अर्थात कमर। पर्वत भी मेखलादार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरे पृथ्वी को अपने घेरे में क्या कर लिया है, ले लिया है। और कवि ने शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया गया है कि पर्वत जो है वो अपने में अटूट खड़ा है, बिना हिले डोले, एक संसार को एक उपमा सिद्ध करते हुए कि मैं क्या हूं, मैं अटल हूं, है ना, हमेशा खड़ा रहता हूं अपनी जगह पर और मजबूती से खड़ा रहता हूं, कभी भी डगमगाया नहीं, है ना। यही जो संदेश है वो कवि देना चाहते हैं। इन्होंने जो कटी है, मेखला है, जो उनको क्या है अपने आरो समेट लिया है। कटी कमर, मेखला यानी कमर पर पहना जाने वाला आभूषण। प्रश्न नंबर 3, सहस्त्र दुर्ग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। सहस्त्र दीर्घ सुमन
पर्वत अपने चरणों में क्या करता है? स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों, सुमन अर्थात पुष्प, नेत्रों से अपने ही बिंब को, बिंब अर्थात परछाई को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। और पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों, हजारों फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। मतलब क्या गया है? प्रकृति के फूलों को मानव की भांति दर्शाया गया है। तो जहां कहीं भी किसी ऐसे प्राकृतिक अवशेष या फिर प्रकृति की कोई भी वस्तु या फिर किसी प्रकार की वस्तु को जब उपमा दी जाए मानव में, मानव के किसी रूप में या फिर मानव में या फिर मानव के किसी भाग में उपमा दी जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होगा। करेक्ट? क्या होगा? वहां मानवीकरण या मानवीयकरण अलंकार होगा जहां पर भी ऐसी उपमा दी जाए। करेक्ट? इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने क्या है, क्यों? मानव है, हम मनुष्य हैं शुरू से ही। और अगर किसी ऐसे प्रतीक की उपमा मानव से दी जाए तो क्या होता है? हमें समझने में आसानी रहती है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार पर्वत का जो पहाड़ है हमारे, उनका जो एटीट्यूड है भाई साहब बहुत ही शानदार है, क्या लगेगा कि हाँ एक बंदा जो है एकदम टॉल डार्क है, हैंडसम, एकदम लंबा सा खड़ा है और एकदम फूले एटीट्यूड में चश्मा वश्मा लगा खड़ा है, लगेगा ना? ऐसा फील होगा ना, है ना? मतलब एटीट्यूड भयंकर, संभाला ही नहीं जा रहा हो ऐसा हमें फील होगा। किसके लिए? पहाड़ के लिए। हम एक कनेक्शन जो है वो रिलेट कर पा रहे हैं आपस में, बस इसीलिए। प्रश्न नंबर 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? और हिंदी में प्रेम जो है ना वो फूट फूट के भरा होगा और जो है वो सर्वोच्च ऐसी भाषा प्रेम है। आप क्या करते हो? मतलब भर भर कर व्यक्त कर सकते हो। हाँ, अब हिंदी के अनेक रूप है जिसमें सबसे प्यारी बोली जो है ब्रज है। प्रेम मतलब किसी किसी को ऐसा लगा लिया किसी को और प्रेम का जो सागर है ना वो उसमें उड़ेल दिया, ऐसी भाषा है। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। दर्पण, कांच, मिरर। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जो जल है वो अत्यंत स्वच्छ व निर्मल। मतलब कि तालाब के अंदर जो मछलियां है, जो भी अंदर फर्श है, अंदर नीचे पत्थर वगैरह है, वो साफ दिखाई देते हैं। और दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि द्वारा तालाब की जो समानता है वो दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मनुष्य अपने द्वारा कार्य जो किया गया है आंख में देख के कितना खुश होता है, हाय मेरे कितना प्यारा लग रहा हूँ, प्यारी लग रही हूँ, है ना, मैं तो दुल्हन जैसी लग रही हूँ, मैं तो परी लग रही हूँ। सॉरी। बिल्कुल वैसे ही जो है तालाब जो है वो अपना प्रतिबिंब, पुष्प जो है उनके साथ जो है वो नयन रूपी दर्शा रहे हैं कि भाई उनके नयन है और वही प्रतिबिंब क्या करे तालाब में देख। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत के हृदय से उठकर, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंब करते हैं? क्यों देख रहे हैं? मतलब कि छू लूं, पकड़ लूं और अपने इन हाथों में, इन बाहों में आकाश को मैं क्या कर लूं? समाहित कर लूं, भर लूं अपने अंदर। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंब करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक, मतलब बिना पलक झपकाए, हाँ, पलक झपकाए, देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हैं कि मानो इस आकाश को मैं क्या करूं, या तो पा लूं या छू लूं या अपने अंदर समाहित कर लूं, है ना?
इस प्रकार की भावना जो है वो वृक्ष की है, जो हमारे कवि हैं वो बता रहे हैं। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? क्यों धस गए भाई? क्योंकि जो वहां है वो मूसलाधार वर्षा हुई। क्या हुई? मूसलाधार वर्षा। जिन्होंने मजबूर कर दिया उसको धरती के अंदर घुसने पड़ते हैं। कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश जो है वो धरती पर क्या हो, टूट पड़ा हो, आक्रमण कर दिया हो, पूरे आक्रोश के साथ आक्रमण कर दिया हो, और चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब बारिश हो रही है, पानी की बूंदें झराझर गिर रही है, तो ऐसे में क्या हो, वो धुआं जो है वो धुंधला सा एक एक वातावरण हो जाना स्वाभाविक है ना। उस एनवायरमेंट में बारिश की बूंदों की वजह से भी हो, उसके जो छपक पड़ रहे हैं उसकी वजह से भी हो, तो ऐसा लग रहा है कि जो आकाश है ना उसने क्या कर दिया, आक्रमण धावा बोल दिया है धरती पर, और जो बम विस्फोट हो रहे हैं ना उसका धुआं जो है वो चारों तरफ खलखल हो रहा है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने आदि सब सब अदृश्य हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। और वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही साल के वृक्ष जो है वो भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। और सामान्य से क्या है भैया, वर्षा इतनी तेज थी कि जो पानी के छींटे उस वृक्ष पे गिरे और वो धंस गया, है ना, पानी के भार से। और कवि की उपमा क्या कहती है कि आकाश ने आक्रमण कर दिया हो, जैसे है ना, झुकने पर क्या कर दिया हो, मजबूर कर दिया। एक तरफ वो जो है पाना चाहते थे, आकाश को सम्माहित कर लेना चाहते थे अपने अंदर, दूसरी तरफ उसी मूसलाधार वर्षा ने, आकाश की मूसलाधार वर्षा ने क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया। मतलब कि सामान्य सी बात में कहूं कि पेड़ों ने क्या करा, आकाश को पाना चाहा, और आकाश की प्रेमिका वर्षा, उन्होंने कहा नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता। गुस्सा आ गया, भाई क्यों मेरे वाले पे हाथ डाला, तो वो भड़क पड़ी, है ना। ये भी एक उपमा एक प्रकार की हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 7 ने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? मोतियों की लड़ियों से। तो पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते प्रतीक मानो वे पर्वत की उच्चता तो महानता की गौरव गाथा गा रहे हो। सपोज करो आप कहीं खड़े हो, है ना, आप जो हो वो इस बिंदु के समान हो, और झरना जो है वो इतना बड़ा है, और उसके ऊपर क्या है, पहाड़ खड़ा है। तो अगर यहां से झरना गिर रहा है, आप यहाँ एक एक छोटे से बिंदु के समान इस किसी चोटी पर खड़े हो, क्या महसूस होगा आपको? उस पर्वत का एटीट्यूड, महानता, विशाल जो पर्वत है, यूं लगेगा बस इसके सिवाय और कुछ नहीं। बाहुबली जो मूवी देखी है ना, बाहुबली मूवी में एक सीन आता है जब वो प्रभास है ना इस पहाड़ के नीचे की तरफ खड़ा रहता है जहां से झरना गिर रहा है, बिल्कुल उसी वक्त ऐसी उसमें फीलिंग आती है, बस मानो ये जो पर्वत है क्या है, विशाल है, और अपने ही आप जो अपना है गर्व का गुणगान जो है कर रहा है। जहां तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है कि झराझर झराझर क्या कर रही है, बह रही है। अब निम्नलिखित का हमें भाव स्पष्ट करना है भैया। ये पाठ्य पुस्तक क्या है अभी तक है, टूट पड़ा भू पर अंबर, टूट पड़ा भू पर अंबर। भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं भैया वर्षा की, जो मूसलाधार वर्षा हुई है उनकी बात कर रहे हैं। और इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण क्या होता है, धुंधमय हो जाता है, और केवल झरनों की झरझर सुनाई देती, तब ऐसा प्रतीत पर जो है वो आकाश जो है वो क्या करा हो, टूट पड़ा हो। प्रश्न नंबर 2, यूं जलद यान में विचर विचर, क्या हुआ है, प्रवृत्ति हुई है दोनों की बार बार। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र जा खेलता इंद्रजाल। जलद यान, इंद्र क्या है, देव होंगे, और इंद्रजाल मतलब अपना वो खेल कोई खेल रहे हैं। तो
पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल तो कभी तेज वर्षा, तालाबों से उठता धुआं। ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो वर्षा के देवता जो इंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं, बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हैं। चलो बच्चों आज देखेंगे हम जादू का खेल, वर्षा इधर वर्षा उधर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आकाश में उमड़ते घुमड़ते लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे, और बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब क्या है, जादू के खेल के समान दिखाई देते हैं। जैसे कोई जादूगर है वो खेल दिखा रहा है कि देखो ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, छट से गायब होना, छट से वापस आ जाना, है ना। तो ये जादू के समान लगता है। और कवि की कल्पना को अगर आपको महसूस करना है तो आपको स्वयं इन दृश्यों से गुजरना होगा, चीजों को देखना होगा, वास्तविकता। और अगर उस वास्तविकता के स्थान पर आपको ये कविताएं याद आए तो उस मनमोहक दृश्य की जो भावना है, फीलिंग है, वो कुछ और ही होंगी। प्रश्न नंबर 3, गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर, हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय क्षण क्षण होने वाले प्रकृति के परिवर्तनों, अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपना जो है वो इंद्रजाल क्या है, जलद रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहे हैं। इधर भी हो जा बारिश, उधर भी हो जा, बादल आ जाओ, गायब हो जाओ। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों पेड़ों का पल भर में छिप जाना। ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, पा लेने की चाहत में। और बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो मानो वे पंख लगाकर क्या कर गए हो, उड़ गए हो, और इंद्र का ही फैलाया हुआ क्या हो, मायाजाल क्या होता है, कमेंट में बताओ। कविता का सौंदर्य, सुंदरता देखो, किनके कवि ने जो लिखी है उन सुंदरता भाव को महसूस करने वाले। सो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस किस प्रकार जो है वो किया गया है, वही क्या है इसका सौंदर्य है। कि मानव क्या है, मानव रूपी सौंदर्य को महसूस करने के लिए प्रकृति को क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, इंसान के रूप में ढाला गया है। कवि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के कुशल चितरे हैं। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित करने सिद्धहस्त पर्वत प्रदेश में पावा। प्रकृति, पहाड़, झरने, वहां उगे वृक्ष, शाल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। मतलब मानवीय क्रियाओं में तुलना करी है या फिर उनको बदला है। आरोप मतलब यूं नहीं कि इल्जाम लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार जो है वो दिखाई देता है। और कविता में आए मानवीकरण अलंकार क्या क्या है, पहला देखो, साथ में याद रखने वाली बात भी है कि पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुक्त होना, जैसे मनुष्य करता है। पर्वत से गिरते झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना, अपने सेठ की कर सराहना कर रहे हैं, सेठ हमारा सांवरा। प्रश्न नंबर 3, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना, कि उनको पा लूं, छू लूं बस पल भर के लिए, चाहे क्षण भर ही हो। करेक्ट। पहाड़ का अचानक उड़ जाना, है ना, कि गर्व दिखाए तो गायब कर देंगे, माया जाल है किसका, इंद्रदेव का। और आकाश का धरती पर टूट पड़ना, मूसलाधार। और कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से 4 चांद जो हैं वो लगा दिए। अर्थात यदि कविता में मानवीकरण ना होता तो शायद हमें कविता इतनी मनमोहक न लगती। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर थोड़ा अलग है, परंतु यदि आप एक कवि की कल्पनाओं से देखें, इनमें जो उत्साह है, जो प्रेम है, वो शायद ही कम रहा हो, बहुत ज्यादा है ना। बस हमें जरूरत है उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जहां कवि ने कोशिश की है उस भावना को समझाने की। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रेम दो, प्रेम लो। राधे राधे। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो आपके पूरे चैप्टर में से छोटे छोटे उठा लिए ताकि आपको चैप्टर जो है वो दोबारा रिवाइज या फिर अच्छी तरह समझ में आ जाए।
तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है भैया? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पर्वतीय प्रदेश की जो वर्षा ऋतु है प्रकृति में क्या कर रही है? क्षण क्षण बदलाव कर रही है। और अचानक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, बादल गहराते ही वर्षा होने लगती है और चारों ओर जो धुआं धुआं सा है वो छा जाता है। पल पल में हो रहे इस परिवर्तन को देखकर लगता है प्रकृति अपना वेश बदल रही है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश क्या कर रही है? अपना रूप जो है वो बदल रही है, जैसे कोई एजेंट हो, है ना। प्रश्न नंबर 2, कविता में पर्वत को कौन सा मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया? क्या करता है? अपनी छवि देख रहा है मिरर के अंदर, क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं, मतलब ऐसे ही कुछ। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वत अत्यंत ऊंचा और विशाल का है। पर्वत पर हजारों फूल खिले, पर्वत के चरणों के पास ही स्वच्छ जल से भरा तालाब है और पर्वत इस तालाब में अपनी परछाई निहारते हुए आत्ममुग्ध खुश हो रहा है। अरे वाह, आई एम लुकिंग सो क्यूट। उसका ये कार्य किसी मनुष्य के कार्य के समान है। देखिए खुश होते हैं क्या? आज तो क्या लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ भैया मैं तो, है ना। बारिश में नहा भी लिया फिर तो। प्रश्न नंबर 3, पर्वतीय प्रदेश में स्थित तालाब के सौंदर्य का चित्रण। या तलहटी में एक विशाल आकार तालाब है, होने वाली वर्षा के जल से तालाब जो है वो परिपूरित रहता है, भरा भरा खिला खिला खुशहाल रहता है। और तालाब के पास से विशाल का पर्वत है जिसकी परछाई पानी में उसी तरह दिखाई देती है जैसे साफ दर्पण में जो है वस्तु दिखाई देती है। अर्थात इस तालाब की उपमा जो है वो किससे की गई है? इसका मानवीयकरण किया गया है मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे दर्पण के लिए, है ना। प्रश्न नंबर 4, पर्वत से गिरने वाले झरनों की विशेषता लिखिए। किससे? पर्वत से गिरने वाले झरने, अरे मोतियों की लड़ियों के समान बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं? उस पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। जा रहा है पढ़ने में। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पर्वत के सीने पर झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं और इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे पर्वतों का जो गौरव गान कर रहे हैं। इस झरनों का सौंदर्य देखकर नस नस में उत्तेजना भर जाती है। ये पर्वतीय झरने झाग युक्त है, देखकर सफेद मोतियों की क्या है? लड़ियां हैं। अच्छा एक आपको चीज बताता हूँ, एक है ना, कभी भी आप दूसरा सब्जेक्ट जो है ना मैथ्स है, साइंस, अगर कभी ऐसा लगे कि उन सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं, थोड़ा कुछ ऐसे सुन लिया जाए, तो उसके लिए आपका जो बेस्ट अल्टरनेट है वो क्या है भैया? कोई भी हिंदी का वीडियो लगाओ जिनमें कविताएं हो, शायरी हो, या फिर कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे सुन लो, सवें सुन लो। उससे क्या होगा? एक जो इनकी उपमाएं हैं, है ना, इनमें जो एक उत्साह भर देने वाली, है ना, जो एक दिव्य शक्ति है वो, और आपका हिंदी का सिलेबस दोनों पूरे हो जाए, मानवीय हित के साथ हैं और हमें बहुत कुछ चीजें इनसे सीखने मिलती है। तो हिंदी ऐसी भाषा है जो हम बिना दबाव के, मतलब हंसी खुशी खेलते खेलते सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो जब भी ऐसा बोर वगैरह फील हो ना, बोरियत वगैरह, हिंदी का कोई भी चैप्टर खोल लेना, मजा ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतों पर उगे पेड़ कवि को किस तरह दिख रहे हैं? किस तरह दिख रहे हैं भैया? जैसे कि बस इस आकाश को जो है वो मैं समा लूं अपने अंदर। तो देखने लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के सीने पर उग गए, तो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह है। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। शायद ये भी अपने उच्चाकांक्षों को पूरा करने का उपाय खोजने में चिंतन। क्या किया जाए, क्या करूं? ये पूरा आकाश जो है वो धरती से मिला, मतलब कि मेरे अंदर ही समा लूं, है ना। लगातार चिंतन करें, लगातार चिंतन। क्या देखकर, इनको देखकर क्या सीखने को मिलता है कि मनुष्य को अपने टारगेट, अपना जो लक्ष्य है उसको लेकर हमेशा चिंतनशील रहना चाहिए, हमेशा उस पर ध्यान जो है वो टिकाए रहना चाहिए। आप चाहे 100 काम कर रहे हो, आपका जो फोकस है वो आपके लक्ष्य पर, है ना।
प्रकृति की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और अगर हम हर चीज से सीखने लगे, हमारा जो जीवन है वो बेहद सुंदर हो जाएगा। क्योंकि देखो, मुसीबतें जो हैं, समस्याएं जो हैं, वो इस धरती का लेखा जोखा है ना। कहा जाता है कि जो स्वयं ईश्वर है वो भी धरती पर कभी पूर्णतः सुख नहीं, और ईश्वर कहते हैं कि अगर मनुष्य को सुख ही मिलता रहा तो क्या हो जाएगा, उसे सुख का भी क्या हो जाएगा, मतलब ये तिरस्कार हो जाएगा, नहीं नहीं चाहिए सुख मुझे, है ना। तो सब कुछ चीजें जो है बैलेंस होना जरूरी है। दुख भी अच्छा लगता है, सुख भी अच्छा लगता है। बिना दुख के सुख का मजा नहीं, और बिना रोने के हंसने का मजा नहीं, बिना ठंड के गर्म का मजा नहीं, बिना गर्मी के ठंड का मजा नहीं, है ना। तो सब चीजें चाहिए होगी भैया, है ना। तो ऐसे सोचकर कभी दुखी नहीं होना भाई, हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख भरे पड़े, छोलिया करो थोड़े कभी। प्रश्न नंबर 6, कविता में पर्वत के प्रति कवि की कल्पना का अत्यंत मनोरम है। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्ञान ज्यादा ही दे दिया। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने पर्वत के प्रति जो है वो अत्यंत सुंदर जो है क्या करी, कल्पना करी है। विशाल काय पहाड़ है, ये फूलों को उसके चारों नेत्र माना, जिनके सहारे पहाड़ जो है विशाल दर्पण जैसे तालाब में अपना विशाल आकार देखकर मुग्ध हो रहा है। अचानक बादलों से गिर जाने पर यही पहाड़ जो है वो दृश्य गायब हो जाता है मानो, और तब लगता है कि पहाड़ जो है वो किसी विशाल पक्षी की बात, अपने काले काले पंख फड़ फड़ कर क्या हो गया है, तो दिखाई नहीं देता। अभी ठंड के मौसम में देख ले छत पर जाकर, ज्यादा दूर तक दिखेगा नहीं, पूरा सफेद सफेद दिखता है छत से चारों तरफ, है ना। अगर कहीं दिख, अगर आप किसी दिल्ली वगैरह सिटी में, तो आपको आसपास की कर देगी। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना स्वच्छ विशाल दर्पण से की गई, क्योंकि तालाब का आकार बहुत बड़ा है, तालाब का जल अत्यंत निर्मल साफ है, और तालाब के स्वच्छ जल में पर्वत अपना महाकार देख रहा है। और इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं, कभी भी अगर आपने ऐसा कुछ दृश्य देखा तो आपको मेरी बातें जरूर याद आएगी। प्रश्न नंबर 8, पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों को देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना की है? और पर्वतीय प्रदेश में बादल जो है वो इधर उधर उमड़ते घुमड़ते क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, और इन बादलों से वर्षा होने से तालाब में जो है वो धुआं क्या है, उठने लगता है, झाग उठने लगता है, पर्वत और झरने अदृश्य होने लगते हैं, शाल के पेड़ अस्पष्ट से दिखने लगते हैं कि बस मानो उनको जमीन में क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। सारे परिवर्तनों के मूल में क्या कौन था, बादल थे, और इन्हें उड़ता देख इन्हें इंद्रयान के रूप में इनकी कल्पना की। क्या कर रहे हैं, एक पल एक टक हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे, दूसरे क्षण बादल ने अपने मायाजाल से क्या करा, सब दृश्य को अपने अंदर समा लिया, मतलब कि सब गायब कर दिया, है ना। झाग बढ़ा दिया, तालाब नहीं दिख रहा है, बादल आके पर्वत नहीं दिख रहा है, फूल और नहीं दिख रहे, साल के वृक्ष जो गर्व से ऊंचे खड़े थे वो क्या कर रहे, जमीन में धस रहे हैं। हाँ, इसका प्रभाव हो रहा है बादलों का। तभी जो है वो अपने लेखक जी कहते हैं भैया अब जो है इंद्र है वो क्या कर रहे हैं, अपना मायाजाल खेल रहे हैं बादल से, कभी उधर कभी इधर। तो इंद्रयान के रूप में इनकी कल्पना की, जिनमें बैठ कर मायावी जाल जो है वो फैला रहा था। और कवि की यह कल्पना सर्वथा नवीन है, नहीं है, मजे आ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो है टॉपिक है, टाइप है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर एमसीक्यूज है। प्रश्न एक, कवि के देखते देखते अचानक कौन सा परिवर्तन हुआ जिससे शाल के वृक्ष जो है वो भयाकुल हो गए? भैया इतनी देर, इतनी तेज और इतनी लगातार भयंकर रूप से जो मूसलाधार वर्षा होगी, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कवि ने देखा कि आकाश में काले काले बादल उठे और नीचे की ओर आकर पर्वत, पेड़ तथा तालाब आदि को घेर लिया। इससे निम्नलिखित परिवर्तन। और एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन आया, हमने आंसर अपना यहां से शुरू कर दिया, है ना। डायरेक्ट आंसर लिखना कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हमें एक पैटर्न फॉलो करना है ना। रोज शायद मैं नहीं बता पाता, पर कुछ कुछ वीडियो में ऐसी टिप्स जो है वो बता दूंगा जिससे आप अपनी चीजों को इंप्रूव कर सके। क्या करना, हमेशा मैं हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को लिखता हूँ कि ना, जब क्वेश्चन लिखा
पहले उसी का रेफरेंस लिखो। जैसे गणित में लिखते हैं ना, हमें ये क्वेश्चन आगे कि हमें दिया गया है फलाना फलाना फलाना, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं। बिल्कुल हिंदी में ऐसे करना है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कवि ने देखा कि आकाश में काले काले बादल उठे और नीचे की ओर आकर पर्वत पेड़ तालाब आदि को घेर लिया, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन हुए। अगर ये लाइन नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये इतना लिखकर देखा ये निम्न परिवर्तन है, फिर लिखना शुरू करो। तो आपकी जो राइटिंग होगी, लिखने का तरीका होगा, वो इम्प्रूव होगा और टीचर जो है वो आपसे इंप्रेस होगा। क्या क्या बात लिखी है बंदे ने, है ना। तो क्या लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ जो है चमकीले भूरे पारद पंख से फड़फड़ाकर उड़ गया हो, पहाड़ पर स्थित झरने अदृश्य हो गए हो, झरनों का स्वर भी सुनाई दे रहा है और गायब है। मूसलाधार वर्षा होने लगी, ऐसा लगता है कि धरती पर आकाश जो है वो टूट पड़ा हो, है ना। गुस्सा आ गया करेगा तो। पर्वतीय प्रदेश में अचानक हुए निम्नलिखित परिवर्तनों को देखकर शाल के पेड़ जो है वो भया डर से थरथरा कर, अरे भैया माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया। प्रश्न नंबर 2, पर्वतीय प्रदेश में इंद्र है अपनी जादूगरी किस तरह दिखा रहा है ना। एक बात तो समझ में आ गई कि पहाड़, तालाब, झरने और फूल, ये 4 चीजें बताई गई हैं, चारों की उपमा और चारों की प्रशंसा की गई है। बस, तो अब हमें क्या हो गया, चैप्टर ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली पूरा रिवाइज हो गया। जैसे जैसे हमें अच्छी बातें याद होती है वैसे चैप्टर याद हो गया। तो बस इस पूरे चैप्टर में यही है। तो पर्वतीय प्रदेश में अचानक बादल छाने, धुंध उठने से वातावरण अंधकारमय हो गया है, इससे पर्वत अदृश्य हो गए हैं, पहाड़ बहते झरने दिखने हो गए और झरनों की आवाज जो है वो अब भी आ रही है। अचानक जोरदार वर्षा होने लगी, बढ़ती धुंध में शाल के पेड़ जो है वो ओझल होने लगे और ऐसा लगता ये पेड़ कटकर अपनी धरती में धंसते जा रहे हैं। अचानक तालाब में धुआं ऐसे उठा मानो आग लग गई हो और इस तरह अपनी जादूगरी दिखाते हुए इंद्र है बादलों के विमान पर बैठकर घूम रहा है। और ये सब परिवर्तन जो है वो इंद्र क्या कर रहे हैं, अपनी जादूगरी से दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, पर्वतीय प्रदेश में कुछ पेड़ पहाड़ पर उगे हैं तो कुछ साल के पेड़ पहाड़ के पास। इन दोनों स्थान के पेड़ों के सौंदर्य में अंतर कविता के आधार पर। तो अंतर क्या है, तो पर्वतीय प्रदेश में बहुत से पेड़ पर्वत पर उगे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे पहाड़ के सीने पर उगे हैं, और ये पेड़ मनुष्य की ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के समान है, जो क्या चाहते हैं, तो चाहते हैं कि इन बाईस आकाश को मैं अपने अंदर समाहित कर लूं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए सदैव जो है चिंतित रहता है, उसी प्रकार ये पेड़ भी क्या करते हैं, अटल भाव से अपलक आकांक्ष की ओर देखते जा रहे हैं, जैसे अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति का उपाय सोच रहे वैसे। और दूसरी ओर पर्वत के पास उगे पेड़ होने और दिखाना अस्पष्ट से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा और धुंध से भयभीत होकर ये पेड़ जो है वो धरती में धंस गए हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ 2 प्रकार के पेड़ों की बात की गई है, पहला जो पहाड़ पर उग रहे हैं, दूसरा जो उसके पास में उग रहे हैं। सो पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। क्या महसूस करते हो आप, क्या लगता है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली, और प्रकृति का सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन और प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल क्या करिए, अपना मेकअप करिए भैया। वेश बदल रही है, विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत पहन रखी है कमर के अंदर और जिस पर फूल खिले हैं। पर्वत के पास से विशाल क्या है, तालाब है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत, पर्वत के पास है विशाल तालाब, इसमें पर्वत अपना सौंदर्य निहारता है और आत्ममुख होता है। तालाब का जल इतना स्वच्छ है जैसे दर्पण हो। पर्वतों से गिरने झरते सफेद मोतियों की लड़ियों जैसे लगते हैं। अचानक बादल उमड़ते हैं, बादलों में पर्वत झरने दृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत जो है विशाल गए पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं और मूसलाधार वर्षा है वो आरंभ हो जाती है। साल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंसने लगते हैं, तालाब से धुआं उठने लगता है। ऐसा लगता है इंद्र अपनी जादूगरी आ रहा है। तो मैंने ये पॉइंट सर्कल किए हैं, उनको एक बार अगर आप पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा कि इतना बड़ा जो पैराग्राफ है जो हम लिखा के जाएगा, तो याद रखो इससे बड़ा लिख पाओगे, आपसे पूछा गया हो। तो आज के लिए हमारा जो चैप्टर है वो हो गया फिनिश।
और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लो। यहाँ क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन है, पीवाईक्यूज हैं और दूसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपको देख, साथ ही साथ जीके के इंपोर्टेंट इवेंट, इंपोर्टेंट नोट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगे, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।